इस इंसान का नाम है अर्शन। ये मेरा ऐसा ख्याल रखता है कि कोई मेरे को धक्का भी नहीं मार सकता। अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा। यही होता है यदि आपको किसी विषय के बारे में जानकारी ना हो और आप उसके ऊपर कमेंट करने लग जाएं। आप जाने अनजाने फेक न्यूज़ फैलाने लग जाते हैं। 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम CAA के नाम से जानते हैं, उसे लागू करने के लिए रूल्स और नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जब से ये कानून आया है तब से लेकर अब तक इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। समाज में इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कुछ अफवाहें ऐसी हैं कि किसी धर्म विशेष के लोगों की नागरिकता इस कानून के आने के बाद छीन ली जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम CAA की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे CAA क्या है, क्यों इसको लागू किया जा रहा है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। इन सभी मुद्दों पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में CAA को लेकर कोई शंका नहीं बचेगी और कोई भी CAA को लेकर आपको बरगला नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। किसी भी देश के लिए नागरिकता बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हर देश चाहता है कि उसके देश के नागरिक बहुत अच्छे हों और हर व्यक्ति चाहता है कि वो किसी सुदृढ़ शक्तिशाली देश का नागरिक बने। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। संविधान का भाग 2 नागरिकता से डील करता है। आर्टिकल 5 से 11 तक ये बताया गया है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ यानी 26 नवंबर 1949, उस दिन तक कौन भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता को जितना आसान समझा था, ये उतना आसान सब्जेक्ट है नहीं। संविधान लागू होने के बाद भी हमारे पड़ोसी देशों से जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो आते रहे और भारत की नागरिकता की मांग करते रहे, तो भारत की नागरिकता की समस्या उसी समय से बनी रही। इसके बाद एक एक्ट आता है 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट 1955 नेहरू सरकार ने बनाई थी, उसने इसको पास करवाया था। बहुत छोटा सा एक्ट है, 19 सेक्शन है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। ये एक्ट बेसिकली 2 चीज़ों से डील करता है, हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त करें, और भारत की नागरिकता कैसे टर्मिनेट यानी समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक्विजिशन की बात करते हैं कि इस एक्ट के द्वारा भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस एक्ट ने भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 5 बेसिस बताई हैं, 5 आधार हैं जिसके आधार पर आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला आधार है बाई बर्थ, यानी कि यदि भारत की भूमि पर आपका जन्म हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा आधार है बाई डिसेंट, यानी कि वंशानुक्रम। यदि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, यदि वे भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब बाई बर्थ और बाई डिसेंट में डिफरेंस क्या है? बाई बर्थ का मतलब यह है कि जो आपके माता पिता हैं वो अभी भी भारत के नागरिक हैं और आपका जन्म भी भारत में ही हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बाई डिसेंट में ये होता है कि जो आपके माता पिता या आपके दादा दादी हैं वो भारत देश के नागरिक अब नहीं हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप भारत के नागरिक बने। वो अभी भारत में रह भी नहीं रहे, जिनको हम NRIs कहते हैं। तो NRIs के बच्चों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। इसकी शर्त ये है कि बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो बाई डिसेंट इस तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हो। तीसरा आधार है बाई रजिस्ट्रेशन। ये जो बाई रजिस्ट्रेशन है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अवेलेबल होता है। जैसे माना कि आपके कोई पूर्वज हैं, वो पहले भारत के नागरिक थे, लेकिन फिर आपके दादा या आपके पिता ये देश छोड़ के चले गए और अब वो कहीं विदेशों में रहते हैं, लेकिन अचानक उनको भारत के प्रति लगाव पैदा होता है, अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है और अब वो चाहते हैं कि अब भैया मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, अपना बढ़िया से अपने गाँव देश में रहना चाहता हूँ, तो मैं भारत का नागरिक कैसे बनूँ? इसका प्राविधान किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बाई रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। शर्त क्या है कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाओ उसके 1 साल के पहले तक, यानी कि जैसे आप 1 जनवरी 2024 को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो 1 जनवरी 2023 से लगातार आपको भारत में रहना पड़ता है, वो भी लीगल पासपोर्ट और लीगल वीजा पे। और पिछले 8 सालों में कम से कम 6 साल आपको भारत में रहना अनिवार्य होता है। इसको 6+1 रूल कहते हैं। तो अगर आप ये शर्तें पूरी करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, फिर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है और आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चौथा जो आधार है वो है बाई नेचुरलाइजेशन। ये जो अभी CAA के ऊपर सारा बवाल चल रहा है, ये नेचुरलाइजेशन की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि इसी
प्रोविजन को थोड़ा सा अमेंड किया गया है। तो बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा कौन भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा वो लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जिनका भारत से पहले कोई लेना देना नहीं था, ना उनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे, ना वो कभी भारत के नागरिक रहे, उनका भारत से कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्हें भारत का नागरिक बन जाना चाहिए क्योंकि भारत बहुत अच्छा देश है। तो इस एक्ट में बाई नेचुरलाइजेशन के द्वारा उनको भी भारत की नागरिकता दिए जाने का प्राविधान है। अब इसमें दो प्रोविजंस हैं, दो लोगों के लिए, दो वर्गों के लिए प्रोविजन है, एक आम लोग और एक खास लोग। सबसे पहले खास लोगों की बात करते हैं। खास लोग मतलब जिन्होंने कला, विज्ञान, संस्कृति इन क्षेत्रों में पूरी दुनिया में अपना बहुत नाम कमाया है। जैसे अभी रिहाना आई थी अंबानी जी की शादी में, अब रिहाना भारत आई, उसको भारत से इतना प्यार हो गया कि भैया वो चाहती है कि वो भारत की नागरिक बन जाए। तो क्या होगा, वो एक एप्लीकेशन दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसने एक कला के क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमाया है। भारत सरकार के पास वो अपना एक एप्लीकेशन दे सकती है और भारत सरकार उसके एप्लीकेशन को रिव्यू करके उसको लगता है कि भारत सरकार को लगता है कि रिहाना एक बहुत बड़ा नाम है और अगर ये भारत देश की नागरिक बन जाती है तो विश्व भर में जो भारत की इज्जत है वो बढ़ जाएगी, तो भारत सरकार उसको नागरिकता प्रदान कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के एक गायक हैं अदनान सामी, पाकिस्तानी हैं, लेकिन उन्होंने इसी आधार पर भारत सरकार के पास एप्लीकेशन दिया था भारत का नागरिक बनने के लिए और भारत सरकार ने उनको भारत की नागरिकता दे भी दी। तो भी अदनान सामी भारत के नागरिक हैं। तो नेचुरलाइजेशन में खास लोगों के लिए ये एक विशेष प्राविधान है कि वो डायरेक्टली एप्लीकेशन दे सकते हैं, भारत सरकार उनके एप्लीकेशन पर विचार करती है और उनको डायरेक्टली नागरिकता दे सकती है। अब आम लोगों के लिए क्या है? आम लोग जिनका भारत के साथ कभी कोई संबंध नहीं रहा है वो भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं और यहाँ पर रूल चलता है 11+1। 11+1 का मतलब ये हुआ कि जिस दिन वो एप्लीकेशन देते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उसके पिछले 1 वर्ष में उनको लगातार भारत में रहना अनिवार्य है, वो भी लीगल वीजा और लीगल पासपोर्ट के साथ, इलीगली नहीं। यानी कि 1 जनवरी 2024 को अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया कि उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो 1 जनवरी 2023 से लगातार उनको भारत में रहना अनिवार्य है। और पिछले 14 सालों में, जिस दिन उन्होंने एप्लीकेशन दिया उससे पिछले 14 सालों में कम से कम 11 साल वो भारत में रहे हुए हों और उसके बाद वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, उनकी एप्लीकेशन की जांच होती है और अगर सब कुछ सही रहता है तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो ये चौथा आधार था नेचुरलाइजेशन, इसी को थोड़ा सा अमेंड किया गया है। क्या अमेंडमेंट है ये भी हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। पांचवा आधार है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि भारत सरकार यदि किसी टेरिटरी या किसी भूभाग के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है तो जिस भूभाग के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं। भारत सरकार एक नोटिफिकेशन देती है कि हमने यहाँ पर अब कब्जा कर लिया है, ये टेरिटरी हमारी है और यहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस माध्यम से जैसे 1961 में गोवा का अधिकरण किया था भारत सरकार ने पुर्तगाल से। 1961 तक गोवा पुर्तगाल का पार्ट था। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ तो जो गोवा के लोग थे उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल गई। तो ये 5 आधार हैं जिसके आधार पर लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, लोग एक्वायर कर सकते हैं भारत की सिटीजनशिप। इसी तरीके से टर्मिनेशन के भी 2 आधार हैं कि यदि कोई स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तो भारत कह देता है भाई ठीक है, वैसे भी हमारी जनसंख्या बहुत है, तुम छोड़ना चाहते हो जाओ, तुम्हारी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। और दूसरा, यदि सरकार जो है किसी की नागरिकता को टर्मिनेट कर दे, कोई भारत के विरुद्ध काम करे और सरकार भी उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन जिन लोगों को बाई बर्थ भारत की नागरिकता मिली है उनकी नागरिकता कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के ये पूरे के पूरे प्रावधान थे। यहाँ तक कहानी बहुत अच्छी थी, लोगों को लगा कि चलिए अब हमारे संविधान में भी आ गया है, हमारे पास एक अच्छा एक्ट भी आ गया है नागरिकता के लिए, अब हमारी जो नागरिकता की समस्या है वो समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब जो अभी सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं 2019 में, अगर इन अमेंडमेंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी इस चीज़ को हमें समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोग अवैधानिक रूप से इलीगल तरीके से भारत में आने लग गए, क्यों आने लग गए, उनकी क्या मंशा थी और भारत सरकार ने उनको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या ये परेशानियां हैं, इसका इतिहास हमको देखना पड़ेगा। किसी भी समस्या को यदि हमें समझना है जड़ से तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार समझते हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्यों लाया गया, ऐसी क्या समस्या थी। भारत की इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या को भारत के सारे पड़ोसी देशों के रिस्पेक्ट में एक बार हम समझते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारत का पार्टीशन
पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बने। पाकिस्तान के दो पार्ट थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही अब बांग्लादेश है। तो सबसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान यानी अब के पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कई लोगों को ये लगा कि उनका जीवन यापन वहाँ पर बहुत कठिन है, तो वो वापस फिर से भारत आने लग गए। तो जो लोगों का आवागमन था वो लगातार चलता रहा, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1950 में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में एक पैक्ट हुआ, जिसको हम नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट की मोटा मोटी बात ये थी कि दोनों ही देश अपनी अपनी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगी, और यदि अभी भी कोई वहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ आना जाना चाहता है तो उनको ये पूरी छूट दी जाएगी। लेकिन ये समस्या बरकरार रही भारत की नागरिकता को लेकर के। उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उनको भी ये समस्या दिख रही थी। इसी के लिए उन्होंने 1951 में देश का पहला एनआरसी किया था। अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी ये एनआरसी की बात करते हैं, लोग उसका बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि भारत में पहली बार एनआरसी वो पंडित नेहरू लेके आए थे 1951 में, क्योंकि वो सारा डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि 1951 में कौन भारत का नागरिक है। यदि फ्यूचर में कभी इसकी ज़रूरत पड़े, इस डेटा की ज़रूरत पड़े, तो फ्यूचर की सरकारों के पास ये डेटा अवेलेबल रहना चाहिए। इसीलिए बहुत चुपके से, बहुत शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने 1951 में 20 दिनों के अंदर ये एनआरसी कंप्लीट हुई थी, और एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन वो मेंटेन करवाया था पंडित नेहरू ने 1951 में। अच्छा, ये हो गई पाकिस्तान की बात। तो 1950 तक हम ये मोटा मोटी ऐसा मान लेते हैं कि लगभग 10 से 20 हज़ार लोग वो पाकिस्तान से भारत आए थे, और उनको भारत सरकार ने उस समय नागरिकता दे भी दी थी। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में 1950 में ही मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं और सिखों को परेशान करना चालू किया। तो 1950 में लगभग 15,000 हिंदू और सिख अफगानिस्तान से भागकर भारत चले आए। उन 15,000 लोगों को भी भारत सरकार ने उसमें नागरिकता दे दी थी। वो 15,000 लोग भी अभी भारत में ही रहते हैं। पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। नेपाल से कभी हमको ऐसी समस्या नहीं आई इलीगल इमिग्रेंट्स की। भूटान से कभी हमको ऐसी समस्या नहीं आई इलीगल इमिग्रेंट्स की। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका को भी आज़ादी मिली 1948 में, और आज़ादी मिलने के तुरंत बाद श्रीलंका अपने देश में एक कानून लेके आया, सिलोन सिटीजनशिप एक्ट। जैसी सिलोन सिटीजनशिप एक्ट श्रीलंका लेकर आया, श्रीलंका में रह रहे 7.5 लाख भारतीय तमिलिनियों की, जो भारतीय तमिल लोग थे, उनको वहाँ की नागरिकता से वंचित कर दिया गया, और वो बगैर किसी नागरिकता के रह गए। ये एक बड़ी समस्या बनी। आपको पता है राजीव गांधी सरकार इस समस्या में बड़ी इन्वॉल्व रही, और इसी समस्या को सॉल्व करते करते राजीव गांधी जी की हत्या भी हो गई। बाद में श्रीलंका सरकार और भारत सरकारों के बीच में इन लोगों की नागरिकता को लेकर 2 समझौते हुए, और इन 2 समझौतों के आधार पर उन 7.5 लाख लोगों में से लगभग 4.5 लाख लोगों को भारत की नागरिकता दी गई, और अभी भी लगभग 1 लाख लोग यहाँ पर एज ए रिफ्यूजी, एज ए शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, तमिलनाडु वाले इलाके में। तो श्रीलंका के साथ ये तमिलियन शरणार्थियों की एक समस्या थी। इसके बाद श्रीलंका के बाद हम बात करते हैं म्यांमार की। आजकल रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी बात चलती है। 1982 में म्यांमार में एक सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, जिसको हम बर्मा सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। और इस सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो रोहिंग्या लोग थे म्यांमार में, जो कि उस समय हिंदू थे, उस समय रोहिंग्या हिंदू थे, याद रखिएगा, बाद में ये रोहिंग्या कन्वर्ट होकर मुस्लिम होते चले गए। तो उस समय जो रोहिंग्या लोग थे, इनको वहाँ की नागरिकता से वंचित कर दिया गया, और ये लगभग 5 से 7 लाख रोहिंग्या म्यांमार से इलीगल तरीके से बांग्लादेश चले आए, और यहाँ बांग्लादेश आने के बाद ये लोग धीरे धीरे भारत में आने लग गए। तो म्यांमार के साथ भी हमारी एक समस्या थी, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं बनी। अब हाल के सालों में ये रोहिंग्या और अधिक भारत आने लग गए हैं, लेकिन उस समय ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। इसके बाद एक बड़ी समस्या थी, वो थी तिब्बत की। तिब्बत से दलाई लामा भारत आए। 1959 में तिब्बत में दलाई लामा और उनके जो अनुयायी थे उनको एग्जाइल मिल गया, और लगभग 80,000 बौद्ध भिक्षुओं के साथ दलाई लामा भारत आए, और भारत सरकार ने उनको एक टेम्परेरी रिलीफ दिया, और उनको टेम्परेरी शरणागत वाली जो पोजीशन थी वो दी। भारत की नागरिकता नहीं दी, उनको शरणार्थी माना, और वो उन लोगों को भारत में बसने की आज़ादी दी। तो बेसिकली वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और कर्नाटक में जाकर ये लोग बस गए, और ये आज भी रह रहे हैं। केवल 80,000 लोग थे इतने बड़े देश में, 80,000 लोगों को बसाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इन बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पर बसाया गया, और इनसे कभी कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो ये अभी तक जो मैंने आपको केसेज बताए हैं, इन केसेज से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पाकिस्तान से भी जो 10-20 हज़ार लोग आए थे उस समय, उनको भी यहाँ पर बसा दिया गया, उनको भी नागरिकता दे दी गई, उनके साथ भी कोई समस्या नहीं हुई। अब मेन समस्या आई बांग्लादेश से, जो कि था पूर्वी पाकिस्तान उस समय। अब ये बांग्लादेश वाली पूरी समस्या समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा असम के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश से जो मेन समस्या पैदा हुई वो असम को हुई। तो असम की समस्या पहले समझ लेते हैं। असम
अखंड भारत का हिस्सा नहीं था। 1826 में एंग्लो बर्मा वॉर हुआ। 1826 से पहले असम बर्मा यानी कि म्यांमार का एक पार्ट था। तो 1826 में असम एंग्लो बर्मा वार हुआ, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और बर्मा से असम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया और भारत का पार्ट बन गया। तो 1826 में जब असम भारत का पार्ट बना तो अंग्रेजों ने देखा कि असम के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। असम को उन्होंने जो चाय के बागान हैं उसके लिए डेवलप करना चालू किया और इसके साथ साथ तेल के उत्पादन के लिए असम को और ज़्यादा असम में विकास करने चालू किए। अब इन दोनों ही इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए इन्हें चाहिए थे मजदूर, सस्ते मजदूर। तो ये बंगाल से, जो अभी बांग्लादेश और अपना वेस्ट बंगाल है, पूरा पार्ट उस समय बंगाल था, तो बंगाल से बंगालियों को ये असम में शिफ्ट करवाने लग गए। और जो असम के इंडिजिनियस लोग थे, यानी जो असम के मूल निवासी थे, उनसे ज़्यादा बंगाली असम में रहने लग गए। जो अपने 1931 की जनगणना है, उस जनगणना में जो हमारे उस समय के सेंसस डायरेक्टर थे, उन्होंने ये बात भी बोली थी कि असम में अब जो असम के मूल निवासी हैं वो माइनॉरिटी बन के रह गए हैं और बंगाली मेजॉरिटी हो गए। इस चीज़ से असम के जो मूल निवासी थे उनको बड़ी दिक्कत थी। तो ये समस्या उसी समय से चल रही थी। अब ये समस्या और कब बढ़ी, जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश था उसके ऊपर जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ के लोग अत्याचार करने लग गए, क्योंकि मेन शासन होता था पश्चिमी पाकिस्तान से। ये लोग पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करते थे। जब अत्याचार करते थे तो ये लोग कहाँ जाएं, इन लोगों ने भारत में शरण लेना चालू किया। भारत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ज़्यादा लोगों को शरणार्थी बना नहीं सकता था। इस वजह से बांग्लादेशियों ने भारत में अवैध रूप से आना चालू किया, यानी ये इलीगली यहाँ पर इमिग्रेंट्स बनते चले गए। अच्छा, उस समय पश्चिम बंगाल में रोजगार के और जीवन यापन के इतने अच्छे संसाधन नहीं थे, लेकिन असम क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से एक फुल स्टेट था तो वहाँ पर रोजगार के भी बहुत अच्छे साधन थे और जीवन यापन करने के लिए वहाँ पर पैसा कमाने के संसाधन भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये बांग्लादेशियों की जो पहली पसंद रहती थी इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद जाने की, वो असम रहती थी। तो असम में ये बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा जाने लग गए। कितने ज़्यादा जाने लग गए, आप इस चीज़ को थोड़ा सा आंकड़ों से समझिए। जब 1941 का सेंसस हुआ था उस समय जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो अभी का मेन पाकिस्तान है, उसमें 14% हिंदू थे 1941 के सेंसस में। 1951 में, यानी कि 10 साल के बाद, और इन्हीं 10 सालों में भारत को आज़ादी भी मिल गई और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया। 1951 में पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या थी वो लगभग 1.3-1.5% थी। 14% से गिर करके 1.3 और 1.5% रह गई। अब इसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि वहाँ पर हिंदुओं को मार दिया या हिंदू वहाँ पर चले आए। बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे डेटा हैं, हिंदू यहाँ भारत में चले भी आए, कत्लेआम भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो 2018 का सेंसस है उसके हिसाब से भी जो पाकिस्तान है वहाँ पर हिंदू लगभग 1.3% से या 1.8% के बीच में है। तो जो वो नंबर है वो 1951 से लेकर के अभी तक लगभग सेम है। ठीक है। अच्छा, ये एक अनपॉपुलर मैं आपको राय बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भारत में ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण किया गया हिंदुओं का, और इसकी वजह से वहाँ पर लगातार हिंदुओं की संख्या गिरती रही। जबकि अगर हम डेटा देखते हैं तो वहाँ की जनसंख्या का 1.5% 1951 में भी था और इतना ही लगभग 2018 के आसपास भी रहा। अब बात करते हैं पूर्वी पाकिस्तान की, यानी कि बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में 1941 में 28% हिंदू थे। 1951 के सेंसस में वहाँ पर 22% हिंदू बचे। यानी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय ज़्यादा हिंदुओं ने माइग्रेट नहीं किया। 28 से 22%, केवल 6% हिंदू ही आए, बाकी सबके सब वहीं बांग्लादेश में ही रहे। लेकिन जो 2018 का आंकड़ा है उसके हिसाब से बांग्लादेश की जनसंख्या का केवल 8.5% इस समय हिंदू हैं। अब इसके दो या तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि मास स्केल पे हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, कन्वर्ट किया गया, लेकिन बांग्लादेश से ऐसा कोई डेटा हमको मिलता नहीं है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हिंदुओं को मार दिया गया, तो ऐसा डेटा भी हमको नहीं मिलता है। अब तीसरा कारण यह है कि वहाँ के हिंदू भाग भाग के कहाँ पर आ गए, भारत में चले आए। इसकी वजह से उनकी जनसंख्या वहाँ पर कम हो गई, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर ये जो 22% से 8.5% का आंकड़ा है, ये जो गिरा है, इसको आप जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग होते हैं। और ऐसा अनुमान भी सरकार लगाती है कि बांग्लादेश से लगभग 1.5 से 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में चले आए हैं। और ये जो 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं, इनमें अधिकांशतः लोग वेस्ट बंगाल और असम में जाकर बस गए। अब असम में जब ये लोग असम में सबसे ज़्यादा बसे तो जो वहाँ के मूल निवासी थे वो वहाँ पर माइनॉरिटी होते चले गए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के मूल निवासियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चालू कर दी, आंदोलन चालू कर दिया कि असम में हम बाहरी लोगों को अब प्रवेश नहीं देंगे।